हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल सीरीज़ जिसमें वन बाय वन हम सारे रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करेंगे और ये एक फेवरेट सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाने के लिए बी इट एनी एग्जाम इधर योर स्टेट लेवल और यूपीएससी और वन डे एग्जाम्स व्यापम एंड ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स बिगिन विद इट. The first organization that we are going to study is United Nations Organization, UNO, संयुक्त राष्ट्र संगठन. So friends, let's see the major highlights about it. सबसे पहले तो the first thing about it is that it was formed in 1945. Okay, 1945 में इसको बनाया गया था. और 1945 में से क्यों बनाया गया था? देखिए 1944 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज थी दे वर रूइंड. ऑल ऑफ देम वर डिवास्टेटेड ड्यू टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड नोबडी वांटेड कि अब कभी वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था. द होल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस. इसी के चलते 51 कंट्रीज़ जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई. उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने फाइनली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया. ओके, ये जो टर्म था यूनाइटेड नेशन, इट वाज कॉइन्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो यूएस प्रेसिडेंट रहे एक टाइम पर. उसके बाद इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसका पार्ट हैं. उसके साथ साथ ही आप याद रखिए इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1918 में, उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था. लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया? ताकि फिर कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि दोबारा वर्ल्ड वॉर हो. लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, तो इसका साफ मतलब है कि जो लीग ऑफ नेशंस था इट फेल्ड. लेकिन इसके बाद बनाया गया आपका यूनाइटेड नेशंस ताकि कभी भी दोबारा अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो. इसलिए कोशिश की जाती है कि सारे पीसफुल अग्रीमेंट्स यहाँ पर हो जाए. ओके, अगर हम इसके करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल इसमें 193 कंट्रीज मेंबर हैं और द लास्ट मेंबर टू जॉइन इट वाज साउथ सुडान. देन इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क. The official languages are Arabic, English, Chinese, French, Spanish and Russian. The 6 official languages. ठीक है, just have a look of it. You must know what are these basically. Okay. Then the present Secretary General is Antonio Guterres. He is from Portugal. Portugal से belong करते हैं. उसके बाद देखिए जो यूनाइटेड नेशन है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो पीस है, जो शांति है उसको बना के रखा जा सके, शांति क्रिएट की जा सके. जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि मानव अधिकारों का कहीं भी हनन ना हो. जिस भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए होता है, देखिए समय समय पर आप देखते हैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ नेशन ऐसे हैं जहाँ किसी तरह की कैलामिटी हो जाती है या किसी और तरीके की कोई वॉर सिचुएशंस है. इस तरीके की चीज़ों के टाइम पे जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता की ज़रूरत है वो यूएन प्रोवाइड करता है. फिर ये लंबे समय के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्रमोट करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास जो है कि आपका विकास भी होता जाए और जो विकास का प्रोसेस है ये कहीं पर रुके भी ना. ठीक है, किसी तरीके का इससे लॉस ना हो. इसके साथ साथ वर्ल्ड में देखिए अगर सबसे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, हर नेशन अपने हिसाब से चलेगा, तो देयर माइट बी एनार्की इन द वर्ल्ड. ये उसको मारेगा, वो इसको मारेगा, ऐसे करके चलता रहेगा. तो इसलिए कुछ इंटरनेशनल लॉज जो कंट्रीज़ मिलकर बनाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके, उनको भी अपहोल्ड कराने की जिम्मेवारी यूएन की ही है. ओके, देन हम बात करते हैं इसकी स्पेशलाइज एजेंसीज़ की. देखिए इसकी कई सारी स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे हैं ये. तो देखिए ये बेसिकली हैं क्या, ये जो हैं इनका नेगोशिएशन हुआ है यूएन के थ्रू, यानी यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं ये सब मिल बांट के आए. इन्होंने कहा हाँ ठीक है ऐसा एक लॉ होना चाहिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और फिर ये बने हैं. अदरवाइज अब देखिए इनके रूल्स अपने खुद के होते हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के रूल्स खुद के हैं, इनकी मेंबरशिप ये खुद डिसाइड करते हैं. इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें खुद डिसाइड करते हैं. लेकिन इन स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूएन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूएन मेंबर्स के थ्रू ही नेगोशिएटेड हैं. ओके, फिर हम बेसिकली बात करें प्रिंसिपल ऑर्गन्स की जो हमारे यूएन के हैं, तो इसके बेसिकली 6 मेन ऑर्गन्स हैं. देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको लिखा होता है कि 5 मेन ऑर्गन्स है और ऐसा क्यों है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आप याद रखिए 6 बेसिक ऑर्गन्स होते हैं. द फर्स्ट इज जनरल असेंबली जो आपकी महासभा होती है. उसके देन इज सिक्योरिटी काउंसिल जो आपकी सुरक्षा परिषद है. देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद. देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय. सेक्रेटेरिएट द सचिवालय. उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्याय परिषद. ओके, तो हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे.
सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। तो देखिए जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं इनको इस असेंबली में आना है और सारी चीज़ों में पार्टिसिपेशन करना है। इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन। सारे जो भी डिस्कशन वगैरह होते हैं वो यहीं पर होते हैं, यहाँ पे सारे मेंबर्स आते हैं और सबके पास एक वोट की पावर होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है डिस्कस होता है, डिबेट होता है, यहाँ पर किसी का क्या व्यू पॉइंट है, हर कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इसको बताता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि सारी मेन चीज़ें इसी असेंबली में होती हैं और सारे मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। ओके, देन हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। किसी भी तरीके का ऐसा ना हो कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक किए जा रहा है या दूसरी कंट्री किसी और पर किसी तरीके की डिक्टेटरशिप दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट है, 10 अस्थायी हैं और 5 आपके स्थायी मेंबर्स हैं, 5 आर परमानेंट मेंबर्स। ओके, जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2 इयर्स टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 2 सालों के लिए। हर 2 साल बाद इनका रीअपॉइंटमेंट होता है, री इलेक्शन होता है। और जो 5 परमानेंट है ये तो आपको बिल्कुल मुँह ज़ुबानी याद होनी चाहिए, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट है और इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जितने भी इसमें सदस्य होते हैं 15 मेंबर्स जिनकी हमने बात की, इनमें से जो 10 नॉन परमानेंट हैं आपके, इनके पास होता है वोट का पावर। ठीक है, और परमानेंट होते हैं वीटो पावर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि वोट और वीटो में एक्चुअली फ़र्क क्या है। तो देखिए वीटो इज़ मोर पावरफुल। अगर एक भी कंट्री ने वीटो को रोक रखा है तो जो डिसीजन है वो स्टक ही रहता है, डिसीजन को आगे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट इज़ लाइक मेजॉरिटी विंस, जितने ज़्यादा वोट जिस चीज़ के पक्ष में आएंगे वैसे ही उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। एक और बात ये भी है यहाँ पर याद रखिए, एक फैक्चुअल थिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पुलिस। देखिए पुलिस का काम क्या है, पूरे जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना। और जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या कर रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है। ओके, तो आप याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पुलिस। देन वी टॉक अबाउट G4 नेशंस। G स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 4। आप जानते हैं G20, G4 ऐसे कई सारे हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट आर G4 नेशंस? देखिए G4 नेशंस वो नेशंस हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं परमानेंट सीट के लिए। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था जो परमानेंट सीट है वो सिर्फ 5 मेंबर्स के पास है। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं एक ग्रुप बना के कि हम सबको एंट्री मिलना चाहिए, उनको कहते हैं हम G4 नेशंस। तो इनमें आप नाम देख सकते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया ऑब्वियसली एंड जापान। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना होगा तो जो यूएन है उसके एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूएन स्टेट को ये प्रपोजल को पास करना होगा। 2/3 आप मान सकते हैं, जैसे 193 इस वक्त उसके मेंबर्स हैं, इसका आप 2/3 निकाल के बात कर सकते हैं। इनको आपको सपोर्ट करना होगा, तब जाके आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ हमें आगे हम किसी तरीके का रिकमेंडेशन, और ऑब्वियसली फिर जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी हामी होनी चाहिए, फिर आप जाके कहीं बन सकते हैं इसके परमानेंट मेंबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको शॉर्ट में इकोसॉक भी कहा जाता है। इकोसॉक स्टैंड्स फॉर ECO फॉर इको, देन SO फॉर सोशल एंड C फॉर काउंसिल। इसलिए आप याद रखिएगा कहीं पर इकोसॉक लिखा है तो ये यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात कर रहा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये जो आपका इकोसॉक है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को गाइड करता है कि आने वाले टाइम पे कैसे हमको पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना है, लेकिन इस तरीके से कि किसी भी तरीके का फ़िलहाल मतलब प्रेजेंट में लॉस ना हो और फ्यूचर में भी कोई लॉस ना हो। दोनों तरफ से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। इसके देखिए 54 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर का जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, इट इज़ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, बात करें अगर इसकी मेंबरशिप की तो यू नीड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली इफ़ यू वांट टू बी द मेंबर ऑफ इकोसॉक। ठीक है, यानी वही सेम बात, 2/3 कंट्रीज़ की आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, और अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो यू कैन बी अ मेंबर ऑफ इकोसॉक, है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। फिर हम बात करते हैं क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो ऑब्वियसली इंडिया इज इट्स मेंबर। जो इंडिया है इसको री इलेक्ट किया है 2017 में। हमने पढ़ा है कि 3 सालों के लिए इसका टेन्योर होता है। 2017 के दिसंबर में इंडिया का जो टेन्योर था 3 वर्ष का, ये खत्म हो रहा था। फिर दिसंबर 2017 में इंडिया को वापस री इलेक्ट किया गया। कब तक के लिए? दिसंबर 2020 के लिए, क्योंकि 2018, 19, 20 3 ईयर्स ये हो गए दिसंबर 2020 के लिए। अब इस साल के अंत में एक बार फिर से इलेक्शंस होंगे इसके, और फिर देखा जाएगा कि इंडिया इसका नेक्स्ट मेंबर बनता है या नहीं। तो यू कीप अ वॉच ऑन दैट।
देन हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट या सचिवालय की। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है। सचिवालय क्या होते हैं, जहाँ पे आपका डेली का काम होता है। तो यही यूएन के साथ भी यही स्थिति है। जो इनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रहे हैं, इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी नई बातें हो रही है, रोज़ का जो पेपर वर्क है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके यूएन के सेक्रेटेरिएट में। और इट इज़ ऑल्सो हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। और हम पढ़ चुके हैं इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की। इट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। होपफुली आपने ये नाम सुना भी होगा, आईसीजे। देखिए ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बारे में एक फैक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट है इसलिए इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और ख़ास बात इसमें यह है कि इट इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ सीटेड एट हेग नीदरलैंड्स, ठीक है। एक ऐसा इकलौता ये ऑर्गन है, एक ऐसा इकलौता अंग है जिसका जो प्रिंसिपल चेयर है इट इज़ एट द हेग नीदरलैंड्स, यानी कि इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। बाकी सारे जितने भी ऑर्गन है, रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स, सबका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट स्पेशल हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है हमारे एग्जाम्स के लिए। फिर बात करते हैं, ये जो है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है ओनली बिटवीन नेशंस। ऐसा नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो आईसीजे में जा सकते हैं, नहीं, ठीक है। सिर्फ नेशंस यानी सिर्फ देशों के बीच में ये लीगल डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। इसमें 15 जजेस होते हैं और हर जज को 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, 15 जजेस एंड एवरी जज हैज़ द टेन्योर ऑफ 9 ईयर्स। और ये जितने भी हमारे वॉर क्राइम्स हैं, यानी किसी कंट्री में वॉर हो रहा है उससे जुड़े जो क्राइम्स हैं, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बाउंड्रीज में ज़बरदस्ती घुस जाए या इस तरीके का कुछ भी है, या किसी तरीके की एथनिक क्लींजिंग है, जैसे रोहिंग्या का इशूज़ हमने देखे हैं, इस तरीके के इशूज़ को हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंटरटेन करता है। फिर बात करें ये जो 15 जजेस हैं, क्या इसमें इंडिया का कोई जज है, तो बिल्कुल दलवीर भंडारी जो हमारे हैं, ही वॉज री इलेक्टेड एज अ जज टू द आईसीजे। काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि इतने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे कंट्री का भी कोई जज है। इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है आपने पढ़ा ही होगा, कुलभूषण जाधव के केस में हमको काउंसलर एक्सेस जो मिला है वो डिसीजन भी हमको आईसीजे के थ्रू ही मिला था। ओके, फिर हम बात करते हैं लास्ट ऑर्गन की यूएन के, तो इट इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्याय परिषद। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया क्यों गया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ और जितने भी हमारे नेशंस थे, ऑलमोस्ट जितने कॉलोनीज थे, धीरे धीरे करके सब इंडिपेंडेंट हो गए और सब ने अपने आप को रिवाइव कर लिया। इंडिया भी पहले किसी एक तरीके मतलब ब्रिटिश के अंदर था, लेकिन उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली हमने धीरे धीरे खुद का एक स्टैंड अप पोजीशन बनाया। लेकिन कुछ कंट्रीज़, कुछ टेरिटरीज इतने वीक हो गए थे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन और इंडिपेंडेंस के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे 11 कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए कि वो खुद के ऊपर रूलिंग कर सकें, सारे उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल को। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, इनको नाम दिया गया, जो 11 टेरिटरीज हैं इनको आपको वापस इस लायक बनाना है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस को आगे और मजबूती से फॉलो अप कर सकें। फिर देखिए बाय 1994 तक ये सारे जो ट्रस्ट टेरिटरीज थे, यानी कि 11 के 11 इस लायक बन गए कि ये अपने आप पर गवर्नेंस कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो गए। और लास्ट बीइंग द पलाऊ, ठीक है, जो पलाऊ था वो लास्ट ऐसा नेशन था जो वापस अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस को अचीव कर चुका था। इसलिए 1994 तक ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम है इसको ख़त्म कर दिया गया। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को वापस लायक बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना इसका काम था और 1994 तक इन्होंने अपना ये काम भी ख़त्म कर लिया। देखिए उसके बाद इसको कोई नया काम अलॉट नहीं किया गया है 1994 से, इसलिए इसका जो फ्यूचर रोल है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। यही रीज़न है कि कुछ बुक में जो है, जो मेंबर होते हैं आपके, जो ऑर्गन है आपके यूएन के, इनको 5 बताया गया रादर देन 6, क्योंकि जो 6th ऑर्गन है इसका कोई नया काम फिलहाल हमारे सामने नहीं है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपको यूएन और इसके ऑर्गन्स के बारे में जितने भी बेसिक एक आइडिया था वो लग गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।